ये वारदात 2023 की है। आंध्र प्रदेश का एक जिला है प्रकाशम जिला। 17 और 18 मई के बीच का समय था। रात को प्रकाशम जिले के जिला पांडु रोड पर एक महिला की लाश मिलती है। जब इस लाश पर लोगों की नजर जाती है तो जाहिर है लोग शव के पास जाते हैं और वो रियलाइज करते हैं कि महिला की मौत किसी सड़क हादसे में हुई है, किसी वाहन ने उसे कुचला है। और फिर फौरन वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है। जिस जगह पर झिल्ला पांडु क्रॉस रोड पर ये लाश मिली थी वो इलाका वैली गंदला मंडला की हद में आता है। पुलिस की टीम वहां पहुंचती है और पुलिस टीम आकर उस महिला की लाश को बरामद करती है। लाश को देखकर ये लगता है कि वो वाकई किसी सड़क हादसे का शिकार हुई है, क्योंकि जिस तरह से उसके शरीर पर चोट के निशान थे और जिस तरह से कपड़े वगैरह फटे हुए थे, उसे देखकर लग रहा था कि शायद कोई गाड़ी इस महिला को कुचलकर निकल गई है। और महिला की उम्र जो है ऊपरी तौर पर देखकर ऐसा लगता था कि वो शायद 30 से 40 के बीच में रही होगी। लेकिन इस महिला का एक्सीडेंट कैसे हुआ? कौन सी गाड़ी ने उसे हिट किया? जिस गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हुआ वो गाड़ी कहाँ गई? क्या किसी ने एक्सीडेंट होते हुए देखा? ये तमाम सवाल पुलिस के जहन में थे और पुलिस को अब इस मामले की तफ्तीश करनी थी। जिस गाड़ी के टक्कर से इस महिला की मौत हुई है, यानी पुलिस को उस गाड़ी का पता लगाना था। पुलिस का जो काम करने का तरीका है उसके मुताबिक पुलिस ने उस लाश को बरामद किया। बरामद करने के बाद उसे फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए यानी पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर वो कानूनी कार्रवाई में जुट गई और एक्सीडेंट के लिए जो गाड़ी चालक जिम्मेदार है उस गाड़ी की तलाश करने की कोशिश करने लगी। 17 और 18 मई के बीच की रात की ये घटना थी। इस एक्सीडेंट के मामले में 12 दिन गुजरे थे। उसी दौरान पुलिस के पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई और जैसे ही पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली, पुलिस का दिमाग घूम गया। दिमाग पुलिस का इसलिए घूमा क्योंकि जो मामला अब तक रोड एक्सीडेंट का लग रहा था वो मामला रोड एक्सीडेंट का नहीं था, बल्कि इस महिला की किसी ने हत्या की थी और हत्या करके लाश को सड़क पर कुछ इस तरीके से फेंक दिया था जिसे देखकर ये लगे कि महिला की मौत एक्सीडेंट में हुई है। यानी कातिल ने कत्ल करने के बाद मामले को भटकाने की पूरी कोशिश की थी, क्योंकि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ये कंफर्म कर रहे थे कि महिला की मौत गला घोटे जाने की वजह से हुई है। अब पुलिस के लिए ये एक्सीडेंट का मामला कत्ल के मामले में बदल चुका था और अब पुलिस एक्सीडेंट के लिए जो गाड़ी जिम्मेदार है, जो गाड़ी का ऑनर जिम्मेदार है, उसकी तलाश छोड़कर पुलिस इस महिला के कातिल की तलाश में लग गई। मतलब अब तक पुलिस एक गाड़ी को ढूंढ रही थी, लेकिन अब पुलिस गाड़ी नहीं बल्कि कातिल को ढूंढ रही थी। उधर इस महिला की पहचान का पता लगने पर पुलिस ने इस महिला के पति से संपर्क किया। महिला की पहचान जो है वो राधा रेड्डी के तौर पर हुई, जिसकी उम्र तकरीबन 35 साल थी और उसके पति का नाम है मोहन रेड्डी, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और हैदराबाद में मोहन रेड्डी काम करता है। तो जब पुलिस ने मोहन रेड्डी से मुलाकात की तब पुलिस ने ये बताया कि आपकी पत्नी की लाश हमें जिला पारू रोड पर मिली थी, जो एक रोड एक्सीडेंट का शिकार हुई थी। क्योंकि जब तक पुलिस ने राधा के पति मोहन रेड्डी को संपर्क किया तब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई थी और मर्डर की बात भी सामने नहीं आई थी। तो ऐसे में पुलिस ने जब उसके पति को बताया कि तुम्हारी पत्नी की मौत हो गई है और वो सड़क हादसे का शिकार हुई है, तो मोहन रेड्डी जो है वो बहुत हैरान हुआ। वो बिल्कुल सन्न रह गया ये सुनकर कि उसकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है। और मोहन ने बताया कि उसकी बीवी अब से कुछ रोज पहले यानी 11 मई को अपने घर से अपने पैतृक जिले पड़ू गांव के लिए निकली थी, जहां चौड़ेश्वरी फेस्टिवल के नाम से एक धार्मिक कार्यक्रम होता है, जिसमें वो अपने दोनों बच्चों के साथ शामिल होने के लिए गई थी। अब मोहन रेड्डी का ये कहना था कि उसकी बीवी वहां से शहर वापस कब आई और वापस भी आई तो जिला पालू क्रॉस रोड पर वो कैसे पहुंची, वहां वो कैसे एक्सीडेंट का शिकार हुई, इन सारी चीजों के बारे में वो बिल्कुल अनजान था। और अपनी पत्नी की एक्सीडेंट में मौत के बारे में सुनकर वो बहुत दुखी हो चुका था और पुलिस के लिए भी उससे पूछताछ करना और ज्यादा जानकारी उससे जुटाना मुश्किल हो रहा था। हालांकि पुलिस एक साथ कई तरफ से इस मामले की जांच करने में लगी हुई थी। इसके बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पता चल गया कि महिला की मौत जो है वो रोड एक्सीडेंट में नहीं बल्कि मर्डर की वजह से हुई है, तो पुलिस ने बड़ी खामोशी से अपने मामले की तफ्तीश जो है वो एक्सीडेंट से कत्ल की दिशा में मोड़ दी और पुलिस अब कत्ल के मामले की तफ्तीश कर रही थी। इसी सिलसिले में पुलिस ने राधा के घर वालों से बातचीत की, यानी राधा के मायके वालों से बातचीत की। और जब राधा के मायके वालों से बातचीत हुई तो एक नई कहानी निकलकर सामने आई। राधा के घर वालों ने बताया कि राधा का एक बचपन का दोस्त है जिसका नाम काशी रेड्डी है। ये काशी रेड्डी जो है 16 से 17 तारीख को लगातार मैसेजेस करके राधा को मिलने के लिए वापस शहर में बुला रहा था। ये बात घर वालों ने बताई और साथ ही घर वाले अब ये भी आशंका जता रहे थे कि हो ना हो इस मौत के पीछे जो है काशी रेड्डी का ही हाथ हो सकता है। पुलिस को अब इस मामले में तफ्तीश में एक नया एंगल मिल चुका था। एक नए किरदार के बारे में पुलिस को जानकारी मिल गई। घर वाले इस मर्डर के पीछे जो वजह बता रहे थे, इसके पीछे कोई पैसे का लेन देन राधा और काशी रेड्डी के बीच था।
तो काशी रेड्डी जिस तरीके से उसे मैसेज कर करके बार बार राधा को बुला रहा था, उससे उनको लग रहा था कि इस हत्या के पीछे काशी रेड्डी का ही हाथ है। तो अब जब तफ्तीश आगे बढ़ी तो पुलिस को यह भी पता चल गया कि काशी रेड्डी ने राधा को फोन करके उसे वेलिंगडला मंडल के एक बस स्टॉप पर मिलने के लिए बुलाया था और ये कहा था कि वो रुपयों की एक किस्त उसे देगा। बेसिकली काशी रेड्डी क्योंकि बचपन का दोस्त था और बहुत ही अच्छा मित्र था, तो काशी रेड्डी जब मुसीबत में था उस समय राधा और उसके पति ने मिलकर काशी रेड्डी को अब से कुछ साल पहले 80 लाख रुपए का उधार दिया था और काशी रेड्डी अभी तक रुपए वापस नहीं लौटा रहा था। तो इस रुपए के वापस नहीं लौटने की वजह से जाहिर है पति पत्नी दोनों परेशान थे और वो लगातार काशी रेड्डी से अपनी मेहनत की कमाई जो है वो वापस मांगते रहते थे। पुलिस अब काशी रेड्डी के बारे में जानकारी जुटाने की शुरुआत कर चुकी थी और काशी रेड्डी पर घर वाले शक जता रहे थे, जैसे कि मैंने आपको बताया। और शक जताने पर पुलिस ने काशी रेड्डी को हिरासत में भी ले लिया और उससे पूछताछ करने का फैसला किया। लेकिन थोड़ी ही देर की पूछताछ के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंच गई कि राधा रेड्डी की मौत से काशी रेड्डी का कोई लेना देना नहीं है। काशी रेड्डी से जो भी सवाल पुलिस ने पूछे उसने उन सवालों का सही सही जवाब दिया। कोई भी मैसेज करने की बात से उसने इनकार किया। उसने कहा कि राधा रेड्डी से उसकी कोई भी बातचीत नहीं हुई है और उसने ये भी बताया कि जिस वक्त का लोकेशन आप बता रहे हैं यानी जहां पर डेड बॉडी मिली थी उस जगह पर मैं गया ही नहीं। तो पुलिस ने जब इन सारी चीजों को वेरीफाई किया तो पता चला कि वाकई काशी रेड्डी जो है वो सच बोल रहा है और राधा रेड्डी के कत्ल से काशी का कोई लेना देना नहीं है। तो इस इन्वेस्टिगेशन में पुलिस के लिए तकरीबन ये बात साफ हो गई। अब पुलिस को ये लगने लगा कि काशी रेड्डी ने राधा की हत्या नहीं की है तो राधा की हत्या किसने की। अब ये मामला थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो चुका था और पुलिस ने राधा की मोबाइल फोन की सीडीआर निकलवाई और पुलिस ने जब राधा के मोबाइल फोन की सीडीआर निकलवाई तो पुलिस ने ये नोटिस किया कि राधा को काशी रेड्डी के नाम से एक नहीं बल्कि कई मैसेज किए गए थे और ये सारे मैसेज अलग अलग मोबाइल नंबरों से किए गए थे, यानी सारे मैसेज जो हैं अलग अलग सिम कार्ड का इस्तेमाल करके किए गए थे। ये अपने आप में एक अजीब बात थी। काशी रेड्डी पुलिस की हिरासत में था, वो कत्ल की बात से इनकार कर रहा था। मैसेजेस काशी रेड्डी के नाम से भेजे जा रहे थे लेकिन काशी रेड्डी अपने मोबाइल फोन से या किसी एक मोबाइल फोन से मैसेज नहीं भेज रहा था और ना ही उसे फोन कर रहा था, बल्कि मैसेज भेजने वाला अलग अलग मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल कर काशी रेड्डी के नाम से राधा को बुला रहा था। ये सारी बातें बड़ी रहस्यमय तरीके से पता चल रही थी और इसी सिलसिले में पुलिस जो है वो अब राधा रेड्डी के मोबाइल फोन की सारी डिटेल निकाल कर ये पता लगाने में जुट गई कि आखिर किन किन नंबरों से उसको मैसेज भेजा गया था। इसमें से कई नंबर तो पुलिस को स्विच ऑफ मिले लेकिन पुलिस को टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक और क्लू इस मामले में मिला और वो क्लू ये था कि राधा रेड्डी को जो पहला मैसेज काशी के नाम से भेजा गया था, एक पर्टिकुलर लोकेशन से वो मैसेज कातिल ने राधा को भेजा था। ये बात जब साफ हो गई तो पुलिस ने ये तय किया कि वो उस पर्टिकुलर जगह पर जाकर ये पता करने की कोशिश करेगी कि क्या यहाँ से किसी आदमी ने राधा रेड्डी को मैसेज भेजा था या नहीं। इस जांच में पुलिस ने पिन पॉइंट लोकेशन निकाली और निकालने के बाद पुलिस ने एक फ्रूट जूस सेलर को आइडेंटिफाई किया। ये बेसिकली शुगर केन जूस यानी गन्ने का रस जो है वो सड़क के किनारे बेचा करता था और इस गन्ने के जूस के विक्रेता के मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर कातिल ने राधा रेड्डी को फोन पर मैसेज भेजा था और मैसेज भेजकर उसे बुलाया था। पुलिस ने अब इस गन्ने का जूस बेचने वाले आदमी की पहचान कर ली थी। पुलिस की टीम उस गन्ना जूस विक्रेता के पास पहुंची और उससे पूछा कि 17 तारीख की दोपहर को या शाम को आखिर उसके दुकान के पास से या उसके मोबाइल फोन से किसने मैसेज भेजा था, उसने क्या अपना मोबाइल फोन किसी को दिया था। तो गन्ने के जूस के विक्रेता ने पुलिस को एक अहम बात बताई। उसने ये बताया कि उस रोज दोपहर को एक आदमी उसकी दुकान पर आया था जिसने ये कहा कि उसका मोबाइल फोन खराब हो गया है, वो किसी से बात करना चाहता है लेकिन बात नहीं कर पा रहा, तो उसने कुछ देर के लिए मुझसे मेरा मोबाइल फोन मांगा। जब गन्ने के जूस के विक्रेता से एक आदमी ने फोन मांगा तो उस दुकानदार ने अपना मोबाइल फोन उस अजनबी आदमी को दे दिया और इसके बाद जूस वाले का ये कहना था कि थोड़ी देर बाद उसने फोन मुझे वापस दे दिया और मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं पता है। इधर पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में ये बात पता चल गई कि जूस वाला जो है उसके मोबाइल फोन में एक सिम कार्ड डालकर उस मोबाइल फोन से मैसेज राधा रेड्डी को भेजा गया था, लेकिन वो सिम कार्ड डालकर राधा रेड्डी को मैसेज भेजने वाला आदमी कौन था ये जूस बेचने वाला आदमी नहीं बता पा रहा था, क्योंकि वो आदमी उसके लिए अजनबी था, इसलिए वो उसे पहचान नहीं सकता था। तो पुलिस ने जब उससे उस आदमी के बारे में पूछा तो वो कोई ठोस जवाब नहीं दे पाया। लेकिन जब पुलिस ने काशी रेड्डी का हुलिया और काशी रेड्डी की तस्वीर दिखाकर जूस वाले से इसके बारे में सवाल जवाब किए तो जूस वाले ने उनसे ये कहा कि नहीं, वो ये आदमी नहीं था जिसने उससे मोबाइल फोन मांगा हो या लिया हो, वो काशी रेड्डी नहीं था। काशी रेड्डी का इस मर्डर में इन्वॉल्वमेंट नहीं है।
ये बात तकरीबन शुरुआती तफ्तीश में पुलिस के लिए क्लियर हो चुकी थी। और जब गन्ने का जूस बेचने वाले आदमी ने भी काशी रेड्डी को उसकी दुकान में आने और उसका मोबाइल फोन मांगने की बात से इनकार कर दिया, यानी काशी रेड्डी को पहचानने से इनकार कर दिया, तो पुलिस इस बात को लेकर और कंफर्म हो गई कि मर्डर में काशी रेड्डी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब पुलिस के दिमाग में ये चल रहा था कि अगर ये काशी रेड्डी नहीं है तो कौन है। पुलिस ने अब राधा रेड्डी के तमाम नजदीकी लोगों के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। जिन लोगों की तस्वीरें पुलिस को मिली वो सारी तस्वीरें उसने जूस बेचने वाले आदमी को दिखाई। इन तस्वीरों में एक तस्वीर राधा रेड्डी के पति मोहन रेड्डी की भी थी। पुलिस ने जब मोहन रेड्डी की तस्वीर जूस बेचने वाले आदमी को दिखाई तो वो जूस बेचने वाला आदमी देखते ही पहचान गया कि अरे यही आदमी था जिसने मुझसे मोबाइल फोन लिया था और कहा था कि उसका मोबाइल फोन खराब हो गया। वो कुछ देर के लिए मेरा मोबाइल फोन यूज करना चाहता है। ये बात सुनते ही पुलिस के भी कान खड़े हो गए, क्योंकि अब तक तो मोहन रेड्डी अपनी बीवी की मौत पर बहुत दुख जता रहा था। पुलिस की तफ्तीश बता रही थी कि काशी रेड्डी का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि राधा जिसकी हत्या हुई है उसका पति मोहन रेड्डी ही इस मामले में शामिल है, क्योंकि गन्ने का जूस बेचने वाला आदमी मोहन रेड्डी की पहचान कर चुका था। अब पुलिस ने राधा के पति मोहन रेड्डी को पकड़ा और बहुत ही सख्ती से उससे पूछताछ शुरू की। जब उससे पूछताछ शुरू की तो उसने आखिरकार दबाव के आगे अपना जुर्म कबूल कर लिया और ये मान लिया कि उसी ने 17 और 18 मई के बीच की रात को अपनी बीवी राधा की हत्या की थी। ये हत्या क्यों की और कैसे की, अब ये बड़ा सवाल था जो पुलिस जानना चाहती थी। तो पहले आपको बताता हूँ कि मोहन रेड्डी ने राधा की हत्या कैसे की। मोहन रेड्डी जो है वो अपनी पत्नी से जाहिर है चिढ़ा हुआ था, नाराज था। हत्या करने के लिए उसने ये तय किया कि वो काशी रेड्डी बनकर जो है अलग अलग नंबरों से अपनी बीवी को मैसेज करेगा और मैसेज करके किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर बुलाएगा। पुलिस की तफ्तीश में भी ये बात तकरीबन साफ हो चुकी थी। वो अलग अलग सिम कार्ड लेकर अपनी बीवी को मैसेज कर रहा था और पहला मैसेज उसने उसी जूस के दुकानदार से मोबाइल फोन मांग कर किया था और मोबाइल से मैसेज करके उसने अपनी बीवी को बस स्टैंड पर बुलाया था और ये बताया था कि वो काशी रेड्डी है, वो कुछ पैसा देना चाहता है। तो इसीलिए राधा उससे पैसे लेने के लिए चली गई। अपने पैसों को लेकर राधा बहुत परेशान थी। वो चाहती थी कि उसे पैसे मिले। तो जैसे ही काशी रेड्डी के नाम से मैसेज आया, राधा पामरू बस स्टैंड पहुंच गई। काशी रेड्डी को तो पता ही नहीं था कि उसकी पीठ के पीछे ये सब हो रहा है, लेकिन इन सारी चीजों के पीछे राधा का पति था। तो जब मोहन रेड्डी ने देखा कि उसकी बीवी पामोरो बस स्टैंड पहुंच गई है तो वो बस स्टैंड पर आ पहुंचा और उसने अपनी बीवी से पूछा कि अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो गांव में होना चाहिए था बच्चों के साथ, लेकिन तुम यहाँ कैसे आ गई? तो राधा ने कहा कि वो तो मैं पैसे लेने के लिए आई हूँ, क्योंकि काशी रेड्डी ने रुपए देने की बात कहकर इस बस स्टॉप पर ही मिलने बुलाया था, इसलिए वो मिलने के लिए आई है और वो चाहती है कि जो भी पैसा मिल रहा है उसे वो लेना चाहती है। लेकिन जब यहाँ पति पत्नी एक दूसरे को मिल चुके थे, पति के दिमाग में साजिश चल रही थी और बीवी को इस बात का कोई दूर दूर तक कोई शक ही नहीं था, कोई ख्याल नहीं था। खैर, जब पति पत्नी मिल गए, थोड़ा वक्त गुजरने के बाद पति ने कहा कि मुझे काशी रेड्डी यहाँ नहीं दिख रहा है, वो नहीं आएगा, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। उसके बाद उसने राधा को अपनी गाड़ी में बैठा लिया। उसका पति मोहन रेड्डी उससे एक सुनसान रास्ते पर ले गया। वहां ले जाकर पहले उसने अपनी बीवी का गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। हत्या कर देने के बाद उसने लाश को उसी झिल्लीपाड़ू रोड के पास एक सुनसान सड़क पर फेंक दिया और लाश फेंकने के बाद अपनी कार से उसकी डेड बॉडी को कई बार कुचला इसलिए ताकि देखने वालों को और पुलिस को यही लगे कि यह मामला रोड एक्सीडेंट का है। और जैसा कि आपको पता है, 17 और 18 मई की रात को यह घटना हुई थी और उसके बाद जब डेड बॉडी पुलिस ने रिकवर की तो पुलिस को लगा कि यह मामला वाकई एक्सीडेंट का है। शुरू में पुलिस इसे एक्सीडेंट का मामला ही मानकर चल रही थी। तो इस तरह मोहन रेड्डी ने बड़े ही शातिराना तरीके से अपनी बीवी की हत्या की साजिश रची और उस हत्या को काशी मोहन रेड्डी के नाम से वो अंजाम देना चाहता था। अब सवाल ये है कि इस पूरे मामले से काशी मोहन रेड्डी का इतना आखिर क्या लेना देना है, और दूसरा ये कि हत्या की वजह क्या है। तो बेसिकली हत्या की वजह ही काशी रेड्डी है। काशी रेड्डी राधा का बचपन का दोस्त था और राधा के कहने पर ही उसके पति मोहन रेड्डी ने और खुद राधा ने, इन दोनों ने मिलकर काशी मोहन रेड्डी को 80 लाख रुपए उधार दिए थे। ये 80 लाख रुपए काशी मोहन रेड्डी और राधा को वापस नहीं लौटा रहा था और पति पत्नी के बीच में इस 80 लाख रुपए को लेकर झगड़े शुरू हो गए थे। असल में मोहन रेड्डी लगातार अपनी बीवी राधा को परेशान किया करता था, उस पर इल्जाम लगाया करता था कि उसी ने 80 लाख रुपए डुबा दिए। अगर उसने अपने नालायक दोस्त काशी मोहन रेड्डी को ये रुपए नहीं दिए होते तो आज इन्हें इन 80 लाख रुपए के लिए इतना परेशान नहीं होना पड़ता। उनकी मेहनत की कमाई के पैसे उसके बचपन के दोस्त ने हड़प कर लिए। अब जब रिश्ते खराब होते हैं तो बात का बतंगड़ बन ही जाता है, चीजें लगातार बिगड़ती हैं।
अब जो पति है मोहन रेड्डी, उसको ये लगने लगा था कि उसकी पत्नी शायद काशी रेड्डी के साथ इन्वॉल्व किसी रिलेशनशिप में है और ये बात जो है मोहन रेड्डी को बहुत ज्यादा इरिटेट करती थी। मतलब एक तो काशी रेड्डी 80 लाख रुपए हड़प चुका था, दूसरा मोहन रेड्डी को ये लगता था कि उसकी बीवी राधा जो है काशी मोहन रेड्डी के साथ किसी रिलेशनशिप में है। तो ये दो वजह थी कि वो अपनी बीवी से बहुत ज्यादा चिढ़ता था और इसी चिढ़ के मारे, इसी जलन के मारे वो राधा की हत्या करना चाहता था और इस हत्या के लिए उसने फुल प्रूफ प्लानिंग बहुत ही ठंडे दिमाग से रची थी। इसी प्लानिंग के तहत उसने अपनी बीवी को 11 मई को बच्चों के साथ गांव भी भेज दिया था और उसके बाद नकली पहचान से काशी रेड्डी के नाम से लगातार मैसेज करके उसने अपनी बीवी को एक ठिकाने पर बुलाया और घर वालों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। घर वालों को लग रहा था कि काशी रेड्डी ने ही बुलाया है और मोहन रेड्डी जो उसका पति है उसने आखिरकार अपनी बीवी को धोखे से बुलाकर उसकी हत्या करके लाश फेंक दी। लेकिन पुलिस ने तफ्तीश की और एक एक करके सारी कड़ियों को जोड़ते हुए पुलिस ने इस मामले का खुलासा भी कर दिया। तो ये थी पूरी कहानी जिसमें पुलिस की इन्वेस्टिगेशन बहुत ही बढ़िया रही, जिसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। और दूसरा ये कि किस तरीके से उसके पति ने इतनी गहरी और शातिराना साजिश रची, लेकिन इतनी कोशिश करने के बावजूद उसका पति जो है आखिरकार पकड़ा ही गया और गिरफ्तार कर लिया गया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपकी इस केस पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।